अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाज़े वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आर्टिकल 62(1)F साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल, जिन्होंने ये फैसला तहरीर किया था कि नाअहली की मियाद ताहयात है, उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अरूज पे थी और ये मकसद था कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसको पनामा केस में ख्याली तनख्वाह की बुनियाद पर नाअहल तो कर दिया गया है, लेकिन इसको ताहयात सियासत से आउट भी करना है। और फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा। उस बेंच को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हेड कर रहे थे। उस बेंच में उमरता बंदयाल, एजाजुल एहसन, शेख अजमत सईद और सजाद अली शाह शामिल थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह असूल तय किया कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होगी। और यूं ना सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हुए, बल्कि फिर उसके बाद जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल हुए। पीडीएम की हुकूमत आती है, एक कानून साजी होती है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 के ज़ेली शिक 2 के तहत ये कानून बनाया जाता है कि आर्टिकल 62(1)F के तहत जो नाअहली होगी वो 5 साल होगी। अब ये एक तरफ अदालती फैसला और एक तरफ कानून, दोनों में तजाद था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस लिया, 7 रुकनी बेंच बनाया। अब 7 रुकनी बेंच क्यों बनाया? 7 रुकनी बेंच बनाने की वजह ये थी जनाब कि जो पहला फैसला था वो 5 जजेस का था। अच्छा, एक बड़ा चूरन बेचा गया सोशल मीडिया के ऊपर, ये केस खालिसतन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए चलाया गया है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, कागजात नामजदगी हैं, वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं। और उनका इस हवाले से, इस मखसूस केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग से जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो रिमार्क्स दिए गए, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून को अपहेल्ड करने जा रही है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हम इस कानून को, जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232 की ज़ेली शिक 2 है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी कहा गया कि हम इस कानून को सपोर्ट करते हैं। और फिर उसके बाद इस केस में सबसे अहम और दिलचस्प मरहला उस वक्त आया जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार कमराए अदालत के चारों जानिब देखते और एक बात कहते कि कोई ऐसा वकील भी है जो ताहयात नाअहली के हक़ में हो, कोई ऐसा वकील भी है जो उस 5 जजों के फैसले के हक़ में हो, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के हवाले से बड़ी खबरें चली कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस केस में फरीक बनने जा रही है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नाअहली ताहयात होनी चाहिए, तो उसको कोर्ट में खड़ा होना चाहिए और खड़े होके अपने आर्गूमेंट्स पेश करने चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि नाअहली ताहयात होगी। लेकिन तहरीक इंसाफ का मसला वही है कि वो अपना केस सोशल मीडिया के ऊपर जीतते हैं, अपना केस सोशल मीडिया के ऊपर पेश करते हैं, और जब अदालत में केस लड़ने की बारी आए तो फिर यही सूरत हाल होती है जो हमने देखी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा बार बार पूछते रहे कि हमें बताएं कोई ऐसा वकील है जो ताहयात नाअहली के हक़ में हो, लेकिन कोई भी नहीं आया। गालिबन जब इस केस की स्टार्ट की प्रोसीडिंग थी, उसमें एडवोकेट शुएब शाहीन साहब भी बैठे हुए थे, लेकिन वो भी नहीं आए। शायद उनको खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ताहयात नाअहली के हक़ में अगर हमने आर्गूमेंट्स दिए तो इमरान खान के ऊपर कहीं ताहयात नाअहली ना लग जाए। दूसरी अहम और इंटरेस्टिंग इस केस के प्रोसीडिंग में हमने एक चीज़ देखी कि आज जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने जो पनामा केस है उसके परखचे उड़ा दिए। और एडवोकेट मखदूम अली खान ने इस केस पर समाअत के दौरान ये दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि पनामा 1 यानी जो पहला फैसला था, जो जस्टिस एजाज अफजल खान ने लिखा था, उस फैसले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर बड़ी डिटेल्ड रीजनिंग लिखी 62(1)F के हवाले से कि कोर्ट ऑफ लॉ के बगैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। लेकिन फिर पनामा 2 हुआ तो उस वक्त वही जजेस अपना व्यू तब्दील कर गए, यानी उसी पनामा केस सुनने वाले बेंच ने यू टर्न ले लिया। लेकिन यू टर्न क्यों लिया, इसकी रीजनिंग नहीं बताई गई, इसकी वजूहात नहीं बताई गई कि हमने क्यों अपने पहले मौक़िफ़ से अपना दूसरा मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो तब्दीली की जो मौक़िफ़ तब्दीली है उसके पीछे की कहानी आप सबको मालूम है, जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस दौर में की जाती रही और जो कुछ होता रहा। और फिर दूसरी अहम मरहला इस केस में उस वक्त आया जब जहांगीर तरीन के वकील एडवोकेट मखदूम अली खान ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जिस ऑथर जज ने ये फैसला दिया है
कि नाअहली ता हयात है, उनका नाम उमर अता बंदयाल है। वही उमर अता बंदयाल जब फैसल वावडा केस में आते हैं, उस केस को हेड करते हैं, बेंच की सरबराही करते हैं, तो वहाँ पे अपना व्यू तब्दील कर देते हैं, एक और यू टर्न। और आपको याद होगा कि उमर अता बंदयाल साहब ने ओपन कोर्ट में ये भी कहा था कि ये 62(1)(f जो है ना, ये बड़ी ड्रैकोनियन प्रोविज़न है। तो ये ड्रैकोनियन प्रोविज़न जनाब आपने ही तो की है। आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 62(1)(f से अगर कोई सियासतदान हिट होगा तो इसकी नाअहली ता हयात होगी। ये तो आपने फैसले के ज़रिए लिखा। तो ये दो अहम मरले और फिर उसके बाद कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस जो जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि हम आज के दौर में किसी को सादिक और अमीन नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर यह भी कहा कि जो किसी के ऊपर गद्दारी का अगर केस आ जाए या किसी के ऊपर कोई कत्ल का केस बन जाए, तो वो तो सज़ा काट के जो है वो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन महज कागजात नामजदगी में गलत बयानी करने की बुनियाद के ऊपर उसको झूठा करार देकर ताहयात सियासत से बाहर कैसे किया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये भी कहा कि ऐसी सूरत हाल में जो ये फैसला दिया गया है, उस वक्त तो कानून नहीं था, लेकिन अब कानून प्रिवेल करेगा। तो इससे एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन समेत जो वो तमाम सियासतदान जो आर्टिकल 62(1)(f के से हिट हुए उस वक्त, जहाँ पे यह असूल तय किया गया कि नाअहली ता हयात है, वो फैसला अब तब्दील होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब वाली सुप्रीम कोर्ट ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो पार्लियामेंट के हर बनाए हुए कानून को कलअदम करार दे देती थी। अब की सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करने वाली सुप्रीम कोर्ट है। हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में भी यही देखा, वहाँ पे भी यही असूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। अब इलेक्शन एक्ट 232 के सेक्शन 2, जिसमें नाअहली की मियाद जो है वो 5 साल है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को 11 जनवरी तक कंक्लूड करेगी, इस पर समाअत मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद उसी दिन ही कोई शॉर्ट ऑर्डर इस हवाले से आ सकता है। काफ़ी अहम केस है जिसकी अब ये हियरिंग हो रही है। बराह रास्त इस केस की प्रोसीडिंग को दिखाया गया। एक मौका के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए ये ऑब्जर्वेशन भी दी। उन्होंने ये कहा कि 2002 में जब BA की डिग्री उस वक्त की शर्त रखी गई, तो अगर उस वक्त कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल होते। तो फिर उसके बाद जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने फिर अचानक जवाब दिया और एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने यह कहा कि जब गैर मुंतखब लोग कानून बनाएंगे तो वो फिर इस तरह के ही कावानीन होंगे। फौजी आमिर उस वक्त के ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के ज़रिए सन 1985 में आर्टिकल 62-63 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और फिर ये सिलसिला चलता रहा बाद में। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी कि एक फ़ौजी आमिर जो खुद आइन रौंद के आया है, वो किस तरह से अरकान पार्लियामेंट की अहलियत तय कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि 18वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62-63 पे स्टैंप लगाई थी। तो काफ़ी अहम केस है और सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि 62(1)(f के तहत नाअहली की मियाद जो है वो 5 साल है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।